हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे आरआरसी ग्रुप डी के पेपर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, और जिसके अंदर हम इसमें डिस्कस करेंगे 18/8/2022 की शिफ्ट 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 17 की जो तीनों शिफ्ट है मैथ और रीजनिंग उनके मैंने सॉल्यूशन करवा दिए है। इसमें हम शिफ्ट 4 को डिस्कस करेंगे। ये अपना शिफ्ट नंबर टोटल अगर वैसे बात करें तो सेट नंबर 4 हो गया। आपको पता है टोटल 99 शिफ्ट है, जिसमें से हमने अभी सिर्फ 3 शिफ्ट किए हैं। इसमें हम शिफ्ट 4 है इसको डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर हम मैथ सेक्शन को डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम रीजनिंग सेक्शन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और बाकी देखो जो लोग चैनल पे नए हैं तो उनको मैं बता दूं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, हर वीडियो का आपको जो है, आप कोई सा भी वीडियो इस चैनल पे उठा के देखोगे तो वहां पे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें एक कमेंट पिन रहता है हमेशा। ठीक है, वहां पे कमेंट पिन रहता है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर चैनल के जो अबाउट सेक्शन में जाओगे वहां पे आपको जो सारे प्लेटफॉर्म है उनके लिंक दिए हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो चाहे इंस्टाग्राम हो। ठीक है, सबके आपको लिंक वहां पे अवेलेबल है। बाकी आपका कोई भी पर्सनल डाउट हो वो आप सब पूछ सकते हो। वहां पे व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, जीमेल भी गिवन है। ठीक है, सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया गया है। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ठीक है, बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर करो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाए, और जो मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ इनका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो पाए। ठीक है, और देखो काफी लोग पूछते रहते हैं क्या कि जो ये पेपर है क्या ये एसएससी के एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो डेफिनेटली होंगे यार, क्योंकि देखो टीसीएस ने ये पेपर कंडक्ट करवाया है, माना कि ग्रुप डी का एग्जाम है, पर ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन तो अच्छे देखने को मिलेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ क्वेश्चन हैं वो अच्छे जरूर होंगे। ठीक है, चलो सीधा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को हम। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है किसी वस्तु का जो सीपी है, क्रय मूल्य है 5,000 रुपए से 2,000 रुपए कम है। ये क्या बात है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 से रुपए 2,000 कम है। ठीक है, 5,000 से 2,000 रुपए कम है, इसका मतलब क्या है? सीपी है 3,000 है, पर ये क्या पता नहीं अजीब सी लाइन लिख रखी है। आगे बोल रहे डीलर इस पर 10% की छूट देता है, और इसके बाद रिटेलर अपने सीपी पर 5% की छूट देता है। ग्राहक के लिए जो अंतिम इसका विक्रय मूल्य है वो कितना होगा? ठीक है, देखो 3,000 का ये था, अब 10% की इस पर छूट दे दी डीलर ने, तो कितने में पड़ेगा? 10% की छूट दे दी तो 90% में, मतलब 9/10 में। फिर आगे क्या हुआ है, इसके बाद रिटेलर एससीपी पर 5% की एक्स्ट्रा छूट और दे रहा है। 5% मतलब 1/20, तो 20 पे 1 की छूट, तो कितना रहेगा फिर एसपी इसका? 19/20। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ग्राहक के लिए एसपी हो जाएगा अपना। ठीक है ना, तो ये ग्राहक के लिए एसपी निकल जाएगा अपना सारे डिस्काउंट के बाद। तो देखो ये क्या होगा अपना, 1 0 से 1 0 चले गया, और ये 1 0 से 1 0 चले गया, और ठीक है 2 से मैं इसको काटूंगा तो 15 टाइम चले जाएगा। अब 15 नंबर 135, 135 को मल्टीप्लाई करना है 19 से, तो 19 5 95, 9 कैरी आया। फिर 19 या 57, 57 और 10 67 होते हैं, लेकिन एक कम है तो 66 का 6 आएगा। फिर 6 कैरी आएगा। फिर 19 से कम 19, 19 और 6 कितना आ जाएगा? 25। तो 25 65 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या अपना 4 है। ठीक है, देखो क्वेश्चन आसान था, पर यहाँ पे एक अजीब सी लैंग्वेज दे दी। हालांकि उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि जो सीपी है वो 5,000 से 2,000 रुपए कम है। अब 5,000 से 2,000 रुपए मतलब 3,000 कम है, जिस पर एक तो 10% का डिस्काउंट निकाल दिया तो 90% हो जाएगा। फिर एक 5% का डिस्काउंट निकाल दिया तो 95% हो जाएगा। ठीक है, जो आएगा वो अपना एसपी आ जाएगा, तो फाइनल एसपी आ गया ग्राहक के लिए 2,565 रुपए। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा का अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, देखो अगर आप शायद 10th क्लास की पहले की जो एनसीईआरटी की बुक थी ना उसमें ये क्वेश्चन था, अगर आपने देखा होगा तो। ये 1 माइनस कॉस थीटा है, नीचे क्या है अपना 1 प्लस कॉस थीटा। आपको पता है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि इसका परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन करेंगे हम। रेशनलाइजेशन क्या होता है, जो नीचे है इसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब सेम चीज से हम मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर में, तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो अब बन क्या गया, देखो नीचे तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया, यानी ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। और ऊपर क्या बन गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बन गया कि नहीं? अब देखो रूट है यहाँ पे, अगर मैं अंश की बात करूं तो यहाँ पे स्क्वायर और उसका रूट है, तो ऊपर तो सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा बच जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, और उसका अंडर रूट और तो सिर्फ साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है 1 अपॉन साइन में अलग अलग करूंगा, तो 1 अपॉन साइन तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, माइनस फिर आएगा कॉस बटे साइन जो कि क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना पहला है। ओके, इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डीआई से है।
यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है कि नंबर ऑफ बाइसिकल ये दे रखा है और ये ईयर दे रखा है। ठीक है, हम डायरेक्ट देखते हैं कि पूछा क्या है, फालतू की जो चीजें उनको छोड़ते हैं। बोले 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या, 2013 का ये रहा, कितनी साइकिल बेची 2013 में 45। इनकी जो संख्या है 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या के लगभग कितने परसेंट के बराबर है। 2017 में 90 बेची, तो पूछ रहे हैं जो 45 है वो 90 का कितना परसेंट है, तो 50% हो जाएगा, क्योंकि 45/90 कितना हो गया 1/2, और 100 में जब 2 का भाग देंगे तो 50% आ जाएगा। तो 45 है वो, सिंपली बात है, 45 है 90 का आधा है तो 50% हो जाएगा। 50% ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था एकदम। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है अपना प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, समानुपात का। बोला है कि जो 9 और 12 है वो 12 और x में मतलब ये समानुपात में, आपको पता है जैसे कि a और b का जो समानुपात है बराबर होता है c और d का। ठीक है, इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो, a को d से मल्टीप्लाई करोगे बराबर b को c से। a का d से मतलब a अपना पहला वाला होगा, d लास्ट वाला, यानी कॉर्नर वालों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा ये बीच वालों का मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो 9 गुणा x किसके इक्वल होगा, 12 गुणा 12 के। ठीक है, अपन को चाहिए क्या, x चाहिए ना। इसको देखो x निकालने के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो ये 12 बार 144 हो गया, जिसमें 9 से भाग देना है। आपको पता है 16 9 में 144 होता है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे ये कोने वाली वैल्यू है, यानी 28 गुणा y है, इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, बीच वाली वैल्यू के गुणनफल के इक्वल, 42 गुणा 42 के। हमको तो y चाहिए, तो y के लिए क्या करना होगा, इस जो 28 है इसका डिवाइड करना होगा। तो 28 का यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा अपना। देखो 4 से कट जाएगा ये 7 टाइम, और ठीक है ये 7 से ही काट लेते हैं ना, 7 से 4 टाइम और 7 से 6 टाइम। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 से चले जाएगा 21 टाइम, और 2 से इसको काटेंगे 3 टाइम। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 गुणा 21 मतलब 63। पूछा क्या है, 2x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स मतलब 16 प्लस वाई, वाई मतलब 63। तो ये आ जाएगा 16 दूनी 32, और जिसमें 63 को और ऐड करना है, तो 3 और 2 5 और 6 और 3 9, 95 आंसर आएगा। 95 है, ऑप्शन नंबर अपना सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोला गया है कि यदि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 52 है और वे 7:3 के अनुपात में। देखो दो संख्याओं का डिफरेंस 52 है और अनुपात 7:3 है, तो इनका जो डिफरेंस कितना होगा, 7 - 3, 4 रेशो, इस 4 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी, क्योंकि अंतर ही तो 52 है। एक रेशो की वैल्यू अपनी 13 हो जाएगी। बोला है दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या निकालनी, बड़ी संख्या कौन सी होगी, 7, तो 13 7 91 में, तो 91 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी जो साइड्स हैं वो किस तरीके से हैं, 12 14 और 16। ठीक है, देखो एक चीज तो देख के समझ आ रहा है कि कुछ स्पेशल ट्रायंगल तो अपना ही बनेगा नहीं, तो एरिया निकालने का अपना जो बेसिक फॉर्मूला है, हीरोन फॉर्मूला है, हीरोज फॉर्मूला जो आपने 10th क्लास से पढ़ा है। सबसे पहले तो अपन सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, एस एस क्या होता है, a+b+c/2। ठीक है, पेरीमीटर का आधा यानी 12 और 14 कितना हो जाएगा, 26, 26 और 16, 26 और 10 36, और इसमें 6 और जोड़ेंगे हम तो कितना जाएगा, 42, 42/2 मतलब कितना आ जाएगा, 21। और एरिया निकालने का आपको पता ही है, ट्राइंगल का एरिया किस तरीके से निकलता है, एस मतलब सेमी पेरीमीटर इंटू s - a, s - b और s - c। ठीक है, जो बेसिक फॉर्मूला है उसी से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो s की वैल्यू तो 21 आ गई, इंटू 21 - 12 ये 9 आ जाएगा, फिर 21 - 14 ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 21 - 16 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो क्या क्या अपना बाहर आ सकता है, जैसे यहाँ अगर मैं देखूं तो जो 21 है इसको मैं 3 और 7 में तोड़ दूं, और इस 9 को तो ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, ये अपना 7 है और ये अपना 5 है। अब देखो यहाँ पे अपना 3 है, ठीक है, और अगर 7 की मैं बात करूं तो 7 में को यहाँ पे दो जगह नजर आ रहा है, एक तो अपना ये 7 रहा और एक 7 रहा, तो बाहर 7 आ जाएगा। ठीक है, और 9 है, 9 का कितना आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा अपना, यहाँ से 3 बचा है, यहाँ से 5 बचा है, 15 हो जाएगा। तो 7 या 21, 21√15 इस सवाल का आंसर होना चाहिए। एरिया 21√15 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है 2.666 इस तरीके से चल रहा है, 2.777 इस तरीके से चल रहा है। बोल रहा है इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। देखो 2 के बाद 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.6 पे बार प्लस 7 भी 2 के पॉइंट के बाद 7 रिपीट हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मतलब 2.7 पे बार। ठीक है, देखो जो अपने जो दिन पे बार नहीं है उनको तो अलग कर लो, तो 2 और 2 4 को तो हम अलग कर सकते हैं। फिर बचेगा क्या, यहाँ से 0.6 पे बार, और यहाँ से कितने पे बचेगा, 0.7 पे बार। ठीक है, अब इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। चाहो तो आप इसको एक काम भी कर सकते हो,
क्या कर सकते हो, यहाँ पे 7 और 6 13 को अलग कर लो, ठीक है, चाहे अलग अलग ही कर लो, ये 6/9 आ जाए क्योंकि एक पे बार है 6 और एक पे मतलब एक पे तो बार वाला तो हट जाएगा और फिर जितने 9 आएंगे उतने पे बार है और इसका बार हटाएंगे तो 7/9। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 तो ये और 9 9 का एलसीएम 9 ही आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 13/9 और 9 चौक 36, 36 और 13 39 10 49, 49/9 इसका आंसर आ जाएगा। 49/9 है, ऑप्शन नंबर डी अपन को दे रहा है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक ट्रक है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से शहर पी से शहर क्यू तक जाता है। ठीक है, ये शहर पी है, मान लो ये शहर क्यू है, यहाँ से कोई ट्रक इस तरीके से जा रहा है और कितनी स्पीड से जा रहा है, यहाँ से 60 की स्पीड से जा रहा है और उसी मार्ग से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस लौटता है, फिर वापस इस डायरेक्शन में आएगा और 100 से लौट रहा है। बोले दी गई यात्रा में ट्रेन की ट्रक की एवरेज स्पीड निकालनी है। आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, जब सेम डिस्टेंस हो तो उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2ab/a+b, ए और बी दोनों क्या है स्पीड है जब सेम डिस्टेंस हो, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 60 है और बी की वैल्यू 100 है और a प्लस बी मतलब 60 और 100 कितना हो जाएगा 160, जीरो से ही जीरो चले जाएगा और 2 से मैं इसको काट दूंगा 8 टाइम। ठीक है, तो ये कितना बच गया अपना 600 है, ऊपर तो नीचे 8 है, 6 8 48, नहीं सॉरी 8 6 की 48 और 8 7 तो 56, बचेंगे 4 8 5 40, 75 आंसर आ जाएगा, यानी 75 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में ही गिवन है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे बोला गया है कि ए है वो 100 अंडे काउंट करता है 4 मिनट में, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए है वो 1 मिनट में कितने काउंट करेगा, वो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 25 एग काउंट कर लेगा। ठीक है, सिमिलरली बोल रहा है बी है वो 5 मिनट में सेम अंडे गिन सकता है, यानी उतने ही अंडे मतलब 100 अंडे। तो अगर मैं बी के बारे में पूछूं तो बी है वो 1 मिनट में कितना काउंट कर लेगा 100/5 मतलब 20 अंडे। ठीक है, और बोल रहे जब वे दोनों एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनेंगे तो कितना टाइम लेंगे। ठीक है, देखो जब दोनों मिलेंगे तो ये दोनों मिलकर 1 मिनट में कितने एग गिन लेंगे, 20 25 तो ये गिनता है 20 ही गिनता है, यानी 45 एग गिन लेंगे। हमको गिनने कितने 450। अब आपको देख के समझ आ रहा है कि 450 के लिए यहाँ पे एक सिर्फ जीरो चिपकाने की जरूरत है, तो 10 मिनट में ये अपने 450 एग को काउंट कर लेंगे ए और बी दोनों मिलकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा अपना, क्योंकि देखो यहाँ इस बार मिलकर का गिन रहे ना कि अलग अलग। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एज से है आई थिंक। हाँ, यहाँ पे बोले वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। ठीक है, देखो यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो फादर है और एक सन है। वर्तमान में बोल रहे हैं जो उसके फादर की आयु है वो उससे 25 साल ज्यादा है। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योग 39 था। ठीक है, आप चाहो तो वेरिएबल मान के कर सकते हो, मान लो कि जो सन है वो x साल का है करंट में, तो फादर है वो x+25 का होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले ही x+20 का रहा होगा और ये 5 वर्ष पहले x-5 का रहा होगा। इनका जो सम है वो 39 है, यानी इन दोनों का सम ही अपन को गिवन है, तो यानी 2x और 20 माइनस का 5, 2x+15 है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में अपन को 39 गिवन है। तो यहाँ से 2x अगर मैं निकालना चाहूँ तो 9 - 5 4 और 3 - 1 2 24, तो x की वैल्यू 12 आ गई। बोले मेरी वर्तमान आयु क्या है, मेरी मतलब जो सन की बात कर रहा है x की बात कर रहा है, x की वैल्यू 12। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था, जो x क्या होगा, तो 12 ईयर अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में हमसे पूछा गया है, बोले एक टेलीविजन की कीमत है एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। अपने पास दो चीज है, एक तो अपना टेलीविजन है और एक क्या है अपना प्रिंटर है। ठीक है, यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से डबल है, देखो यहाँ पे बोला है जो प्रिंटर की कीमत है वो टेलीविजन से डबल है, जैसे कि अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 हो गई। यही तो बोला था कि जो प्रिंटर की प्राइस है टेलीविजन का डबल है। और देखो इनिशियल में जो लाइन थी टेलीविजन की कीमत है प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे 1 का गैप है, इस 1 की वैल्यू कितनी है 35,000 है, 35 की है। पूछे गए टेलीविजन की कीमत, यानी 1 की वैल्यू पूछी अपन से, तो 1 की वैल्यू भी 35,000 आ जाएगी। ठीक है, तो 35,000 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन था ये वाला तो अपना। ओके, इसके बाद देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 और ये बहुलक का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये अपना है, ये देखो वो है क्या है, जब मैंने ग्रुप डी के कुछ शिफ्ट के मैंने वो सॉल्यूशन डाले थे, एनालिसिस ज्यादा नहीं डाल पाया था मैं, सिर्फ 5 से 6 वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाए थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 अगस्त से ये एनालिसिस है जिसमें सारे शिफ्टों को एक साथ हमने करवाया था। और ये क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, देखो मैं आपको इसको बड़ा करके बता देता हूँ, ये बहुलक का एक क्वेश्चन था। देखो डेटा सेम नहीं है ये मुझे पता है, लेकिन देखो
जब हम उस टाइम रिव्यू करवाया था, जब एनालिसिस करवाया था, तो बोला था कि इस टाइप का क्वेश्चन आया है, और अभी जब देखने को भी मिल गया एक्चुअली में ऐसे काफी सारे क्वेश्चन है जो एग्जैक्ट डेटा के सामने साथ हमने उस टाइम करवाए थे। अभी ये क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल गया। ठीक है, अब बहुलक का ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। जो बहुलक होता है, जिसको हम मोड भी कह सकते हैं इंग्लिश में, ये क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, सारे टर्म क्या क्या है सबके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ये L आगे है, ये मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ। ये अपना इस तरीके से L प्लस। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, अपन को एक इंटरवल चुनना होता है। वो इंटरवल कौन सा होगा, बहुलक के बारे में जैसे आपने पढ़ा होगा, जब नॉर्मली हमारा नंबर्स के रूप में डेटा आता है तो क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होता है उसी को हम बहुलक कहते हैं। सिमिलरली इसमें देखो कौन सा जो नंबर है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जो परिवारों की संख्या 12 है, ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये वाला जो अंतराल है ना, इसको हमें लेना होगा। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया है। अब इसमें देखो एक तो आपका एल होता है, तो एल क्या होता है, एल को बोलते हैं लोअर लिमिट। जो बहुलक बहुलक इंटरवल होता है, अंतराल होता है, उसकी लोअर लिमिट, यानी 6 और 8 है। अब 6 और 8 की लोअर लिमिट क्या है, 6। एल की वैल्यू 6 हो गई। अब देखो इसके जो करस्पॉन्डिंग अपने 2-3 वैल्यू होती है, ये होती है F0, सिमिलरली ये F1, ये F2। इस तरीके से कंसेक्यूटिव आप याद रख सकते हो, 0 1 2, F0 F1 F2। और H क्या होता है, जो इंटरवल होता है उसकी हाइट, मतलब कितने का गैप चल रहा है। तो देखो 2 से 4, 4 से 6, 2 2 का गैप चल रहा है, तो H की वैल्यू 2 आ गई। तो सारी वैल्यू अपने पास आ गई है, बस अपन को इस फॉर्मूले में रखनी है। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है, सबसे पहले तो फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। अगर आपके पास फॉर्मूला ही याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को बना ही नहीं पाओगे। तो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारी वैल्यू में रख देता हूँ। L की वैल्यू अपने पास 6 है, प्लस F1 मतलब F1 कितना है 12, माइनस F0, F0 है 8, डिवाइड बाई 2 इंटू F1 यानी 12, माइनस F0 जो कि 8 है, माइनस F2 जो कि 6 है, इंटू H, H मतलब कितना है 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 6 प्लस, देखो 12 में से 8 जाएगा तो 4, और नीचे कितना आएगा 24, 24 में से 8 और 6 14 चले जाएंगे, 24 में से 14 चले जाएंगे तो 10, और इसको 2 से और डिवाइड करना है। तो आपको पता है कि ये 4 दूनी 8 आएगा, 8 में 10 का भाग दूंगा तो 0.8 आ जाएगा, तो 6.8 आ जाएगा अपना फाइनल जो आंसर है। और 6.8 है वो ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे पहले तो इसका जो फॉर्मूला है ना, वही आपको याद होना चाहिए। बिगर फॉर्मूले के तो आप इस क्वेश्चन को बना ही नहीं पाओगे। तो इसका जो फॉर्मूला है बहुलक निकालने का, इसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखो बहुलक पे 2 तरह के अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो नॉर्मल डेटा पे पूछ लिया तो उसको तो आप कर सकते हो, लेकिन जब इस तरीके से पूछा गया फॉर्मूला बेस्ड, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और काफी लोगों को थोड़ा लेंथी भी फॉर्मूला है, ये नहीं याद रहेगा। तो जब जितने ज्यादा टाइम इसको आप याद करने की कोशिश करोगे, सवाल बनाओगे, तो डेफिनेटली याद रह जाएगा। ये अपनी कॉपी में लिख सकते हो, क्योंकि देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको लिखना जरूरी होता है, क्योंकि उन पे इतने ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है तो दिमाग में नहीं रहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 64। यहाँ पे बोल रहा है 10 सहअभाज्य संख्या यानी 10 को प्राइम नंबर है, उनके किसी भी सेट का महत्तम समापन एचसीएफ क्या होगा। आपको पता है को प्राइम नंबर का ये एचसीएफ 1 होता है, तो उनके सेट का भी क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था अपना, जो एक है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, बोला इसको सॉल्व करना है। देखो यार एक चीज आपको देखते ही समझ आ रहा है, पॉइंट वॉइंट कहीं भी हो हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। वैसे भी पॉइंट हर किसी में 2 के बाद है, तो सिंपली देख लो, जब 486 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 3 243 आएगा। इसी में कहीं आगे पीछे पॉइंट आएंगे और सब में 2 के बाद पॉइंट है, तो 24.3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो बड़ा ही बेहद आसान क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 71। बोले 2 डिब्बे हैं जिनमें 7 और 5 के अनुपात में चॉकलेट है, यदि दोनों डिब्बों में चॉकलेट की जो संख्या है उनका अंतर 28 है। देखो रेशियो आपको पता है 7-5 है, और इनका जो अंतर यानी 2 रेशियो, इसकी वैल्यू कितनी है 28 है, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 14 आ गई। तो पूछ रहा है कि अधिक संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेट की संख्या क्या है, यानी 7 की वैल्यू हमसे पूछी है। आपको पता है 1 की वैल्यू 14 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 गुना 7, 14 7 98, 98 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सारे 5 की पावर है, 5 की पावर 3 और 4 7 और 2 9 हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है बेस सेम होता है तो घाते जुड़ जाती हैं। ये तो बड़ा ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं शिफ्ट के अंदर।
इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। बोला है कि तीन संख्याएं हैं वो 5, 6, 8 के अनुपात में है और उनके वर्गों का अंतर इतना है, तो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। ओके, देखो संख्याएं 5, 6, 8 के अनुपात में है, तो हम मान लेते हैं कि 5x और 6x 8x है। x मैंने इसलिए माना है जिससे आप कोई गलती ना करो स्क्वायर निकालने में। इनका स्क्वायर का सम 1250 है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36x स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64x स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है अपन को गिवन है 1520। देखो यहाँ पे आप जोड़ते हो तो 60, 30, 90, 100 तो यही हो जाएंगे और 25 ये 125 एक्स स्क्वायर हो गया ये, जिसकी वैल्यू अपन को 1250 गिवन है। यहाँ से आपको डायरेक्ट देख के समझ आ रहा है कि ये कितना टाइम है, जस्ट 10 टाइम है, यानी एक्स की वैल्यू √10 आ गया। ठीक है, तो आंसर में √10 तो ऑफकोर्स आना ही है जब इनको मल्टीप्लाई करोगे। तो ये दो ऑप्शन दोगे बाहर। पूछ रहा है उन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन क्या है, यानी अपन को मल्टीप्लाई किसका करना है 5 का, 6 का और 8 का, और इनके साथ एक्स 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 और है 3 बार, यानी एक्स के क्यूब का। ठीक है, तो देखो 5 6 की 30, 30 8 24 यानी 240 और एक्स का क्यूब √10 का जब आप क्यूब करोगे तो एक बार तो स्क्वायर करोगे तो 10 बन जाएगा और वापस 10 और आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 2400 √10। ठीक है, ये हो जाएगा 2400 √10, जो कि ऑप्शन नंबर अपना 4 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने बोला दी गई आकृति में ए बी और क्यू पी पैरेलल हैं और ओके देखो वैसे तो चलो छोड़ो रहने दो, क्या ही दिखाऊं। वैसे ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था जब हमने एनालिसिस करवाया था। ठीक है, तो देखो जितने भी मैंने चाहे तो आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 के एनालिसिस करवाए, जितने भी एनालिसिस जो करवाए हैं सिर्फ मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनमें जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है, इवन सेम सेम टाइप के क्वेश्चन ही हमने करवाए हैं। ठीक है, डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है तो उसका इतना कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे अपना इस तरीके से चीजें गिवन है। ठीक है, ये डायग्राम में भी शायद आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसी को थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से अपना ये है। ठीक है, एक बार मैं इसको कर लेता हूँ पॉज करके फिर मैं करवाता हूँ, वरना तो 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन को चीजें गिवन है। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें ए बी और क्यू पी पैरेलल है, ए बी मतलब ये वाली लाइन और क्यू पी मतलब ये वाली लाइन पैरेलल है, और ए बी की वैल्यू x है, ए बी मतलब ये वाली वैल्यू x हो गई, और पी क्यू की वैल्यू है x+10। पी से क्यू यानी ये x+10 हो गया, आर भी अपना x/2 है और बीपी की वैल्यू x+1 है। तो पूछ रहा है पी क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, देखो आपको पता है मैंने थेल्स थ्योरम के बारे में उस टाइम बताया था कि इस तरीके से मान लो अपना एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें मान लो ये एक लाइन है, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो, अगर ये पैरेलल है। ठीक है, तो इसमें अपने थेल्स थ्योरम लगते हो। थेल्स थ्योरम में क्या होता है ए का डी से रेशियो डिवाइड बाई डी का बी से रेशियो, ये बराबर होता है यहाँ पे ए का ई से रेशियो डिवाइड बाई ई का सी से रेशियो। ठीक है, अगर मान लो ये बी सी साइड को भी इंक्लूड करना है तो फिर इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे ए का डी से रेशियो डिवाइड बाई ए का डी से और फिर ए का कंप्लीट बी से बराबर होता है। सिमिलरली ए का पहले तो ई से लेंगे, फिर ए का लेंगे हम कंप्लीट पूरी लाइन से सी से। ठीक है, जब कंप्लीट लेते हैं ना नीचे में अपन, तब ये जो बीच वाला रेशियो इंक्लूड होता है, तो इसमें होगा डी का ई से रेशियो और नीचे बी का सी से रेशियो। ठीक है, ये तो अपना कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, नहीं पता है तो भी मैंने बता दिया है। अब हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे देखो ये लाइन पैरेलल थी अपनी, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, डायग्राम भले ही आपको देखने में थोड़ा उल्टा लग रहा हो पर चीजें यही है। हमसे पी क्यू की वैल्यू पूछी गई है, यानी x+10 की वैल्यू पूछी गई है। तो इतना तो देखो बेसिक सी बात है कि x नेगेटिव तो नहीं आ सकता क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो 10 से बड़ा आंसर आएगा, यानी ये तो नहीं हो सकता। सिर्फ एक ऑप्शन को हम हटा सकते हैं अभी। अब देखो ये साइड्स पैरेलल हैं, तो आपको पता है यहाँ से अगर मैं रेशियो लिखना चाहूँ तो इस तरीके से होगा, ए का या आर का ए से लिख लो, आर का ए से रेशियो डिवाइड बाई कंप्लीट लेना पड़ेगा क्योंकि ये वाले भी रेशियो हमें इंक्लूड करने हैं इसमें। तो आर का ए से रेशियो और आर का फिर क्यू से रेशियो। ठीक है, ये वाले रेशियो बराबर होंगे किस तरीके से, आर का बी से रेशियो और फिर आर का पी से रेशियो। अब बीच वाले को इंक्लूड करना है तो फिर ए का बी से रेशियो और ये वाला पी का क्यू से रेशियो। ठीक है, ये सारी चीजें इक्वल होंगी। यहाँ पे आप वैल्यू रख दो। अब देखो आर से ए की वैल्यू तो मेरे को नहीं पता है और ना ही मेरे को आर से क्यू पता है, तो उस रेशियो को तो हम देखो होंगे तो ये तीनों इक्वल, लेकिन किससे आंसर निकल आएगा वो अपनी बात है। तो इन दोनों का यूज होगा, जिनकी वैल्यू पता है उन्हीं से तो निकालेंगे। आर का बी से रेशियो जो कि x/2 है और आर का पी से रेशियो, आर का पी से रेशियो कितना है ये कंप्लीट। देखो x और x ये कितना हो जाएगा 1.5x, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3x/2 और प्लस का 1। ये वाले जो रेशियो है ये इक्वल होंगे ए का बी से रेशियो। अब देखो ए का बी से रेशियो कितना है x है डिवाइड बाई पी का क्यू से रेशियो x+10 है। ठीक है, देखो यहाँ से सिंपली x से तो अपना x कैंसिल हो गया है, तो यहाँ से बेसिकली जो अपना रिजल्ट आया वो क्या है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, जब 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ से 3x आएगा
और यहाँ कितना आएगा 2 आएगा। ये बराबर है x प्लस 10 के 3x और माइनस x, यहाँ पे 2x आ जाएगा, 10 माइनस 2 8। तो x की वैल्यू अपनी 4 आ चुकी है। अब पूछा क्या है हमसे, इसने पूछा था पी क्यू की वैल्यू बतानी है, यानी ये वाली वैल्यू बतानी है। तो सही तो किया है ना अपन ने, तो उस हिसाब से तो आंसर 14 आना चाहिए, क्योंकि 14 तो ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ, एक सेकंड में वेरीफाई कर लेता हूँ इसको। आपने लिया है आर से बी का रेशियो जो कि x/2 है, और फिर पूरे का x और x, 1.5 मतलब 3x/2 प्लस का 1 बराबर होगा अपना ये वाला x और कंप्लीट x प्लस 10 x हो गया। ठीक है, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3x प्लस का 2 बराबर x प्लस 10, 3x माइनस के x 2x बराबर 8, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो यार देखो 14 इसका आंसर आना चाहिए। देखो यार, आई थिंक हमने सबको सही किया है, मेरे को जहां तक नजर आ रहा है 2x की वैल्यू 8 x 4। ठीक है, तो ये आंसर इसका मेरे हिसाब से तो ये सारे ऑप्शन ही गलत है, इसका जो आंसर है वो 14 आना चाहिए। ठीक है, ये गलत पूछा है इन्होंने क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो सही पूछा है, ऑप्शन गलत दिए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को कुछ अलग आंसर लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, पर हमने शायद सही किया है, कोई मिस्टेक की नहीं है इसके अंदर। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 83। यहाँ पे बोल रहे हैं जो अपने पास 4 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं एक क्वाड्रिलेटरल के एबीसीडी के, ठीक है, और चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना है। देखो इसको निकालने के काफी सारे तरीके होते हैं, या तो आप ये निकालो कि इसका टाइप क्या होगा साइड्स निकाल के, या बहुत सारे तरीके हैं, 2 ट्राइंगल बना के निकाल लो। ठीक है, मल्टीपल्स तरीके हैं इसके निकालने के, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एकदम सिंपल बेसिक तरीका। ठीक है, क्या करना है अपन को, यहाँ पे लिखो आप 1/2। ठीक है, अपन इसको डिटर्मिनेंट से निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट में भी अब एक अलग स्पेशल तरीका निकालने का, ट्राइंगल में भी मैंने वो बताया है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि ट्राइंगल में अलग क्या लगता है, क्वाड्रिलेटरल में क्या अलग लगता है। यहाँ पे 1/2 लिखा, फिर पहला कोऑर्डिनेट लिखो 0, दूसरा कोऑर्डिनेट लिखो कोऑर्डिनेट लिखो -2। इसके बाद इस वाले की बात करते हैं, यहाँ पे 2 है 1 है, फिर तीसरे वाले की बात करते हैं 0 है 4 है, फिर चौथे वाले की बात करते हैं -2 और +1 है। ठीक है, और एक बार जो शुरू में लिखा है ना उसको वापस रिपीट कर दो, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे, 0 से -2। और जो अपना ट्राइंगल के केस में क्या होता है, उसमें तो सिर्फ अपने कितने 3 ही कोऑर्डिनेट होते हैं, तो जो यहाँ तक ही लिखते हैं हम, फिर 3 ही, फिर चौथे को रिपीट करते हैं वापस। अगर अपना ट्राइंगल होता तो पर यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है तो चारों लिखे और फिर पहले वाले को रिपीट करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखो, 1/2। ठीक है, वैसे इसका भी पता है मोड लेना है हमें। ठीक है, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ना, ये मोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोड का मतलब सिंपली, अगर आपको नहीं पता है कि मोड क्या होता है, ठीक है, तो मोड का मतलब कुछ नहीं है, इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है अपन को, और कुछ नहीं करना। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव नहीं लेना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/2 लिखा ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और उसको सॉल्व करो। देखो 0 को 1 से गुणा करेंगे 0, फिर माइनस करेंगे। ठीक है, मैं पूरा प्रॉपर लिख देता हूँ, 0 गुणा 1 0, फिर माइनस करेंगे किसका, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 गुणा -2 -4, और माइनस और कर रहे हैं हम तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, ये अपना पहला ब्रैकेट हो गया, इसके बाद प्लस। अब देखो यहाँ पे इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 चौके 8, और 1 गुणा 0 0, और उनका डिफरेंस लूंगा 8 -0 तो 8 ही आएगा, तो प्लस का 8। फिर सिमिलरली यहाँ पे 0 गुणा 1 तो 0 आ जाएगा, उसमें से माइनस करूंगा 4 गुणा -2, तो ये माइनस का 8 आएगा। अब 0 माइनस का 8 तो ये प्लस का 8 बन जाएगा। फिर यहाँ पे -2 गुणा -2 +4 बन जाएगा, जिसमें से माइनस करूंगा 1 गुणा 0 0, और 4 में से 0 करूंगा तो 4 ही आएगा। ठीक है, और इसको अपन को सॉल्व करना है, तो देखो ये कितना आ गया, 8 और 8 16, 16 4 20, 20 4 24, 24/2 कितना आ गया 12, 12 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो तरीका है ना ये एकदम बढ़िया तरीका है, और कोई तरीका आपको निकालने की जरूरत नहीं है, चाहे आप इसको ट्राइंगल में लगाओ चाहे क्वाड्रिलेटरल में लगाओ, ये हर जगह काम करेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आए तो वापस वीडियो को रिवर्स करके देखना, अपन को कुछ नहीं करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उनका डिफरेंस लेना है, और इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। ट्राइंगल का केस आए तो तीनों कोऑर्डिनेट लिख दो, चौथे को डबल कर दो। ठीक है, 1/2 तो ट्राइंगल में भी आएगा और अपना क्वाड्रिलेटरल में भी आएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। बाकी देखो इसको सॉल्व करवाने के 3 से 4 तरीके हैं, पर मुझे लगता है कि ये तरीका बेस्ट है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है। बोलेगा एक मोटर कार है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है, और प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी जो चाल है, स्पीड है, वो 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, देखो 60 की स्पीड से चलती है ये, और हर एक 2 घंटे के बाद स्पीड बढ़ा रही है, यानी पहले 2 घंटे के लिए तो स्पीड 60 ही रहेगा, तो 120 किलोमीटर की चल लेगी। फिर क्या हुआ, इसने अपनी स्पीड 15 बढ़ा दी, यानी 60 से 75 कर दी, और 2 घंटे तक चलेगी, तो कितना चल लिया, 150 चल लिया।
अभी 360 चलना था, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आगे मैं बात करूँ तो स्पीड वापस 15 बढ़ाएगी यानी 90 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कितना चलना है इसको, ये 150 और 170, 270 तो ये चल चुकी, और 360 पे पहुंचना है ना, तो 90 और चलना पड़ेगा। अब देखो 90 की स्पीड से चलना है और 90 ही चलना है, तो सिर्फ 1 घंटे ही चलेंगे हम, तो 90 पहुंच जाएंगे, यानी ये टोटल 360 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है टोटल टाइम, और टाइम आपको पता है टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 घंटे हो जाएंगे। टाइम में पूछा था हमसे कि कितने घंटे में ये जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग 360 किलोमीटर दूरी चलेगी, तो 5 घंटे, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 86, बोल रहा है कि एक्स और वाई है वो संख्या x115 एक्स वाई के ऐसे दो अंक है कि संख्या 90 से डिविजिबल है। ठीक है, बोल रहा है ये जो नंबर है ये 90 से डिविजिबल है, मतलब 9 और 10 से डिविजिबल है। आपको ये चीज तो पता है कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा यदि और यदि, केवल यदि, जब जो वाई है उसकी वैल्यू 0 होगी, यानी जो लास्ट डिजिट है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है जो लास्ट डिजिट अगर 0 आएगा तो नंबर अपना कुछ इस तरह का बन जाएगा, 115x0। ठीक है, अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है, सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये कितना है, 1 और 1 2, 2 और 5 7, और यहाँ तो 0 है, यानी 7 प्लस एक्स को 9 से डिविजिबल होना पड़ेगा। ये कब हो पाएगा, जब एक्स की वैल्यू कम से कम हम 2 लेंगे। ठीक है, देखो 2 से ज्यादा बड़ी आएगी नहीं वैल्यू, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि फिर अब इसको 18 बनाना पड़ेगा, 9 का मल्टीपल, और 18 बनाने के लिए 111 लेना पड़ेगा, जबकि x एक यूनिट डिजिट नंबर है तो सिर्फ 2 ही पॉसिबल है। तो हमसे पूछा है x प्लस वाई, यानी 2 प्लस 0, तो कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा अपना, 2 आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 87 है, बोले एक रियायती बिक्री में 10,490 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक साड़ी है जिसको 9,441 में खरीद लिया, तो बोले साड़ी पर जो डिस्काउंट मिला है वो कितना % मिला है। देखो 10,490 की कोई चीज थी, उसको हम खरीद लाए कितने में, 9,441 में। अगर आप डायरेक्ट देखो तो कितना कम में खरीद के लाए, अगर मैं आपसे पूछूं तो देखो 9,441 है, इसमें मैं अगर 59 जोड़ूंगा तो 9,500 पे पहुंचूंगा, फिर 500 और जोड़ा तो 10,000 पे पहुंचा, और 490 और। ठीक है, कैलकुलेशन आप नॉर्मली घटा के भी कर सकते हो, 500 और 400, 990, 990 तो एक, और 1,000, 1049 है अगर मैं डिफरेंस की बात करूं। और यहाँ पे सिंपली देख के समझ आ रहा है कि इसका जो 10% है वही तो इतना होता है 1049, यानी 10% का डिस्काउंट दे दिया यहाँ पे तो सिंपली। ठीक है, कभी कभी जो डेटा है उसको देख के भी समझ आ जाता है नॉर्मली कि ऑप्शन क्या अपना हो सकता है। इसके बाद अपना मैथ का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 91, बोले कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 है, जिसके मूलों में से एक मूल 3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। ठीक है, आपको पता है कि अगर x बराबर 3 इसका एक मूल है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x बराबर 3 रख दो इसमें, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 गुणा 3 36 प्लस के बराबर 0, तो के की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, ये 36 उधर जाएगा प्लस का, और 9 माइनस का, 36 माइनस 9 27, तो k की वैल्यू 27 आ गई। ठीक है, अभी तो सिर्फ अपना k आया है, अभी वैल्यू नहीं आई, अपने सिर्फ k आया है, यानी जो अपनी इक्वेशन है वो इस तरीके से होगी, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 27 बराबर 0। ठीक है, अब इसको निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, या तो आप सम ऑफ रूट्स निकाल लो, किस तरीके से भी निकाल सकते हो, चाहो तो आप इसके फैक्टर भी कर सकते हो। आपको पता है जो 27 के फैक्टर करने और ऐसे करने हैं कि जो जोड़ने पर माइनस के 12 आए, तो -9 और -3 होगा, होगा कि नहीं, ये तो फैक्टर है, यानी x-9 और x-3 अपने दो फैक्टर बनेंगे। जब वैल्यू निकालेंगे तो 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो एक तो x 9 आ गया और एक x अपना 3 आ गया। 3 तो एक्चुअली ऑलरेडी दिया हुआ था, तो x बराबर 9 आ जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन नंबर 2 है, इसको आप और भी तरीके से कर सकते थे, आप निकाल लेते सम ऑफ रूट, मान लो कि अल्फा और बीटा इसके दो फैक्टर है, तो अल्फा तो हमें नहीं पता लेकिन एक बीटा पता है 3, तो सम ऑफ रूट क्या होता है अपना, अल्फा प्लस 3 बराबर होता है माइनस एक्स का कॉफिशिएंट जो कि -12 है, तो ये माइनस और -12 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1। अब आपको पता है यहाँ पे हम निकाल सकते हो, ये तो प्लस का 12 हो जाएगा, इसमें से 3 इधर भेजना पड़ेगा, तो 12 माइनस 3 9, तो अल्फा की वैल्यू 9 आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, आप प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी निकाल सकते थे, तो काफी सारे तरीके होते हैं अपने निकालने के। ठीक है, देखो चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते थे, ये मेथड 1 बोल लो इसको, चाहो तो आप इस तरीके से निकाल सकते थे, ये मेथड 2 बोल लो, चाहो तो आप इस तरीके से निकाल सकते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो, यानी अल्फा गुणा, ठीक है 3, एक रूट अल्फा है दूसरा 3 है, बराबर है कांस्टेंट टर्म 27 बटे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, तो यहाँ से अल्फा निकालोगे तो भी 27 बटे 3 9 आ जाएगा। ठीक है, जिस भी तरीके से निकालना चाहो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने सब तरीके से आपको बता दिया है। इसके बाद देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो चाहो तो इसको आप रीजनिंग का क्वेश्चन कह सकते हो, बोले 2 दिन की अवधि के दौरान, यानी 48 घंटे की बात कर रहा है, 48 घंटे में घड़ी की जो घंटे और मिनट की सुई है उनके बीच कितने समकोण बनेंगे, 90 डिग्री की बात कर रहा है। देखो वैसे तो आपको पता है एक आवर में 12 टाइम, मतलब सॉरी एक आवर में 2 टाइम अपना 90 डिग्री बनता है,
लेकिन ऐसा नहीं है, जो 12 घंटे है ना उसमें सिर्फ अपना 11 बार ही समकोण बनता है, ठीक, 11 टाइम ही समकोण बनता है, और 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, तो 11 गुणा 2 22 टाइम ही बनते हैं, क्योंकि एक बार नहीं बनता है अपना, ठीक है। जब 11 से 12 के बीच में आती है तो नहीं बनता है उस टाइम। तो 12 घंटे में अपने 22 टाइम बनते हैं, बेसिकली कहने का मतलब है अपन को निकालना है 48 में। ये चीज आपने पहले पढ़ी भी होगी डेफिनेटली। तो 12 चौके 48, 48 घंटे में कितना टाइम बनेगा, इसका 4 टाइम कर दो तो 22 चौके 88। तो 88 टाइम है वो कोई भी घड़ी अपने समकोण बनाएगी। ये चीज आपको रटी हुई भी होगी कि अब 12 घंटे में अपना 22 टाइम बनाती है, ठीक है, मतलब 11 टाइम बनता है, 1 घंटे में तो इसका डबल हो जाएगा। इसी तरीके से 24 घंटे में कितना हो जाएगा अपना, 44 टाइम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मैथ्स का क्या है। क्वेश्चन नंबर 94 है, बोला कि ए और बी है वो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल है, ठीक है। इस इक्वेशन को चलो मैं एक बार और लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, इसके मूल है यानी रूट्स हैं ए और बी, ठीक है। और आगे बोल रहा है एक्स के पदों में वह द्विघात समीकरण निकालनी जिसके जो मूल हैं वो 1/a प्लस 1/b और ए बी होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को लगा लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है। सपोज, ठीक है, मान लो किसी इक्वेशन के जो रूट्स हैं, ठीक है, ये जो मैं चीज बता रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेसिकली। अल्फा और बीटा किसी इक्वेशन के रूट है, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी किस तरीके से बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, और इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी जो रूट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो और इसको 0 के इक्वल टू कर दो। ये होती है कोई भी अपने द्विघात समीकरण बनाने का तरीका, ठीक है। अब रूट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग अपने जो इक्वेशन अलग अलग बन जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखो, ये जो अपनी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, इसको अपन को सॉल्व करना है, ठीक है, जिसके रूट्स ए और बी है। और अपन को जो इक्वेशन निकालनी है उसके रूट्स 1/a प्लस 1/b और ए बी है, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अगर फैक्टर करने हैं तो गुणा करने पर -2 आना चाहिए, और घटाए तो कितना आना चाहिए, +1। यानी मैं कह सकता हूँ इसके फैक्टर इस तरीके से हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो जाएंगे कि नहीं। वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था ये चीज, पर मैंने डायरेक्ट नहीं लिखी है जिससे आपको समझ आ जाए, वरना तो बैंकिंग एग्जाम में चीज डायरेक्ट लिखते हैं। देखो यहाँ से x कॉमन आया, यहाँ पे x प्लस 2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से -1 कॉमन लेना पड़ेगा तो अंदर x प्लस 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो अपने क्या आ गया, एक तो रूट x प्लस 2 आ गया और एक ही x माइनस 1 आ गया, इसकी वैल्यू 0 है। अगर मेरे को x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास एक तो आएगी -2 और एक आएगी 1, ठीक है। यही अपने a और b है, यानी इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो। तो कह सकता हूँ कि a बराबर अपने -2 है और b बराबर 1 है। अब जो इक्वेशन निकालनी है उसके मूल 1/a प्लस 1/b है। तो पहले तो हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, 1/a और 1/b की। ये तो अपना एक रूट है, दूसरा रूट क्या है, a और b है। तो 1/a, a कितना है अपना -2 प्लस 1/b 1 हो गया, दूसरा है a गुणा b यानी -2 गुणा 1। तो देखो ये माइनस का आधा है और प्लस का 1 है, तो प्लस का आधा बच जाएगा और ये हो जाएगा -2। ये अपने जो रूट्स आ गए नई इक्वेशन के। अब जो मैंने आपको बताया कि समीकरण किस तरीके से बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी इन दोनों का सम, -2 और प्लस का आधा, इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/2 इंटू -2। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ इधर, पक्का क्रॉप तो नहीं हो रहा होगा, शायद हो ही रहा है, ठीक है। एक मिनट रुको, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, अब शायद क्रॉप नहीं हो रहा होगा। तो इतना अपना हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर, देखो ये -2 है और प्लस का आधा है, तो -3/2 आएगा, आएगा कि नहीं, मतलब माइनस का 1.5 और बाहर माइनस और है तो ये +3/2 एक्स आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, -1 बराबर 0 आएगा। अब देखो जो इक्वेशन है उसको तो अपन को एक सिंपल फॉर्म में रखना है, डिवाइड में कुछ नहीं चाहिए, तो 2 से पूरी इक्वेशन को गुणा कर दो तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है। ये अपना आंसर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। और एनालिसिस के टाइम भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था, पर ये नहीं पता था कि इसके रूट इस तरीके से थोड़े खतरनाक टाइप होंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था ओवरऑल, मैं ये कह सकता हूँ ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। एक सेकेंड रुको, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन बचा है तो ये तो रीजनिंग का है, ये एक डीआई का क्वेश्चन है, और ने भी है क्या, 2 क्वेश्चन अपने बच रहे हैं, ठीक है। एक तो अपना ये डीआई का क्वेश्चन है और इस तरीके से है, ये मैं चेक कर लेता हूँ पूरा विजिबल है ना एक बार में, बिल्कुल है,
ठीक है, ये ग्राफ है जिसमें 4 महीने हैं, उनके दौरान सेल्समैन पी और क्यू द्वारा बेची गई जो यूनिट्स है उनको दर्शाया गया है। ये पी है, क्यू है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। बोले इन 4 महीनों के दौरान पी और क्यू द्वारा बेची गई कुल इकाइयों का अनुपात कितना है। देखो सिंपली कुछ नहीं करना है यार, इनको जोड़ना है और रेशो लेना है। 8 और 3 11 और 5 16 और 9 25, 250 रेशो 6 और 4 10 7 17 और 6 23, इसका लेना है तो 25:23 आ जाएगा सिंपली, ये तो 25:23। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है अपना 100, ये अपना है सिंपल इंटरेस्ट का। बोले 1280 रुपए की एक राशि है, 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। आपको पता है 1280 रुपए है और सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 5% की दर से 3 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 15% हो जाएगा। और 15% भी पता है आपको कितना होता है, 3/20। जीरो से जीरो चले जाएगा, 102 से मैं भाग दूंगा तो 64 आ जाएगा, उसका 3 गुना और करना है। 60 का 3 गुना 180 होता है, उसका 4 का 3 गुना और कर देंगे, यानी 12 और जोड़ देंगे तो 180 और 12 कितना हो जाएंगे, 192, 192 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन था मैथ सेक्शन का। इसके बाद जो मैं इसका रीजनिंग का नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे। कुछ 2-3 क्वेश्चन अपने अच्छे भी थे इसमें, जो काफी कह सकते हैं, जो एक बहुलक वाला क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन, ये 2-3 क्वेश्चन काफी अच्छे थे। ठीक है, तो पूरे सेट में आपको ऐसा तो है नहीं कि कोई अच्छा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला होगा, भले ही आपने कितनी भी अच्छी तैयारी की हो, फिर भी 1-2 क्वेश्चन तो अच्छे मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्वेश्चन आपको आता नहीं है, पर ये कह सकता हूँ कि करने लायक क्वेश्चन जरूर किसी ना किसी सेट में, मतलब हर किसी सेट में आपको मिलेंगे जरूर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ आया है तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। मैंने बताया जैसे इस वीडियो की स्टार्टिंग में कि आप कहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं, सारे जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं सब मैंने कुछ गिवन है आपको ऑलरेडी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप पढ़ते रहो, दिवाली वगैरह तो अब खत्म हो ही जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।